अगर बिहार की कहानी लिखनी हो तो वो स्याही से नहीं, पानी से लिखी जाएगी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की नदियों के बारे में, उस विशाल जाल के बारे में जिसने सिर्फ यहाँ की जमीन ही नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति और किस्मत को भी बनाया है। तो सवाल ये उठता है कि कोई नदी एक ही साथ जिंदगी देने वाली और सब कुछ छीन लेने वाली दोनों कैसे हो सकती है? यही तो पहेली है बिहार की नदियों की। एक तरफ वरदान, दूसरी तरफ अभिशाप। चलिए इनके इसी दोहरे रूप को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, पूरे बिहार में नदियों का कैसा घना जाल बिछा हुआ है। ये सिर्फ पानी की लकीरें नहीं हैं, ये तो बिहार की नसें हैं, इसकी लाइफलाइंस हैं। इन्हीं से यहाँ के खेत हरे भरे होते हैं, इन्हीं से संस्कृति फलती फूलती है और इन्हीं पर टिकी है यहाँ की अर्थव्यवस्था। तो इस पूरी कहानी की जो हीरोइन है, जो मुख्य किरदार है, वो है गंगा नदी। बिहार की सबसे बड़ी, सबसे अहम नदी, जो राज्य को ठीक बीच से दो हिस्सों में बांट देती है। और पता है, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, ये एक तरह की नेचुरल बाउंड्री है। पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हुई ये बिहार को दो अलग अलग दुनियाओं में बांट देती है, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों हिस्सों की नदियों का मिजाज, उनका कैरेक्टर एक दूसरे से एकदम जुदा है। तो चलिए सबसे पहले गंगा के पार उत्तर की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें मिलती हैं हिमालय की बेटियां, वो नदियां जो पहाड़ों से उतरती हैं और इनका अंदाज ही अलग है, ताकतवर, उफनती हुई और हमेशा बहने वाली। अब देखिए, इन उत्तरी नदियों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 12 मासी हैं, मतलब साल भर इनमें पानी रहता है। क्यों? क्योंकि इन्हें पानी मिलता है हिमालय की पिघलती बर्फ से। लेकिन ये अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती हैं ढेर सारी गाद यानी सिल्ट। और यही गाद इनके रास्ते में जमा होकर इन्हें अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है। और बस यहीं से शुरू होती है बाढ़ की कहानी। और सच कहूं तो इसी एक स्लाइड में बिहार का पूरा भूगोल छिपा है। एक तरफ उत्तर में हिमालय से आने वाली, हमेशा बहने वाली, घुमावदार रास्ते बनाने वाली और बाढ़ लाने वाली नदियां, दूसरी तरफ दक्षिण में पठार से निकली सीधी, शांत और मौसमी नदियां, जो सिर्फ बरसात में उफान पर होती हैं। बस यही एक फर्क पूरे राज्य के कैरेक्टर को तय कर देता है। उत्तर बिहार के पश्चिमी किनारे पर चलें तो वहां घाघरा और गंडक नदियां पहरेदारों की तरह खड़ी हैं। इनमें से गंडक नदी बहुत खास है क्योंकि इसी से निकलती है मशहूर त्रिवेणी नहर। और ये नहर इस इलाके के लिए किसी वरदान से कम नहीं। सोचिए, लाखों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाकर ये यहाँ की खेती को जिंदा रखती है। अच्छा, अब एक बड़ी मजेदार नदी की बात करते हैं। नाम है बूढ़ी गंडक। ये चलती तो गंडक के पैरेलल ही है, लेकिन इसका सोर्स हिमालय नहीं बल्कि बिहार की ही सोमेश्वर पहाड़ियां हैं। और यही बात इसे अनोखा बनाती है। इसी वजह से ये पूरी तरह से उत्तर बिहार के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी बन जाती है। थोड़ा और पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो सामना होता है बागमती और कमला से। और ये दोनों नदियां अपने अनप्रिडिक्टेबल नेचर के लिए बदनाम हैं। कब अपना रास्ता बदल दें, कब बाढ़ ले आएं, कोई नहीं जानता। इनके कारण इस इलाके में जिंदगी वाकई एक चुनौती बन जाती है। और अब बारी है उस नदी की जिसका नाम सुनते ही बिहार में लोग सिहर जाते हैं, कोसी। इसे बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार यूं ही नहीं कहते। इसकी तबाही मचाने की ताकत की तो कहानियां कही जाती हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 120 किलोमीटर। ये कोई सड़क की दूरी नहीं है, ये तबाही का नाप है। पिछले सिर्फ 200 सालों में कोसी नदी अपनी जगह से 120 किलोमीटर पश्चिम की ओर खिसक गई है। सोचिए, अपने पीछे ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान छोड़ती हुई आगे बढ़ी है। तो सवाल है कि कोसी इतनी विनाशकारी क्यों है? देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये हिमालय से अपने साथ बेहिसाब गाद लेकर आती है, जिससे नदी की अपनी गहराई कम हो जाती है। दूसरा, इसी वजह से पानी को बहने के लिए नई जगह ढूंढनी पड़ती है और नदी अपना रास्ता बदल लेती है। और तीसरा, इन सब का नतीजा होती है वो भयानक बाढ़ जो सब कुछ बहा ले जाती है। तो उत्तर बिहार का हमारा ये सफ़र ख़त्म होता है महानंदा नदी पर। ये नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और बिहार की पूर्वी सीमा तय करती है। लेकिन ये सिर्फ एक भौगोलिक बॉर्डर नहीं है, ये एक तरह से हिंदी और बंगाली बोलने वाले इलाकों के बीच एक कल्चरल डिवाइडर का भी काम करती है। ठीक है, तो अब गंगा पार करके दक्षिण की ओर चलते हैं।
और यहाँ आते ही नदियों का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। ये पठारी नदियां हैं, शांत और मौसमी। उत्तर की नदियों से एकदम उलट, ये नदियां जिन्हें बरसाती नदी कहते हैं, गर्मियों में लगभग सूख सी जाती हैं। इनका रास्ता भी सीधा साधा है, कोई ज्यादा घुमाव नहीं। ये विंध्याचल और छोटा नागपुर के पठारों से निकलती हैं और उत्तर की तरफ बहती हुई सीधी गंगा में जाकर मिल जाती हैं। दक्षिण पश्चिम में सोन नदी है, जो अपनी सुनहरी रेत के लिए मशहूर है और सिंचाई के लिए भी बहुत जरूरी है। और फिर इसकी ठीक उल्टी है कर्मनाशा नदी। नाम से ही पता चलता है, कर्मों का नाश करने वाली। स्थानीय मान्यताओं में इसे अपवित्र माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इसका पानी छूने भर से अच्छे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अब एक ऐसी नदी की बात जो बहुत ही रहस्यमयी है, फल्गु नदी। अगर आप कभी गया जाएं तो ये नदी आपको दिखेगी ही नहीं। ऊपर से देखने पर ये सिर्फ रेत का एक बहुत बड़ा मैदान लगती है, लेकिन उस रेत के नीचे पानी की एक अदृश्य धारा बहती है। और इसी खासियत की वजह से ये पिंडदान जैसे धार्मिक कामों के लिए इतनी पवित्र मानी जाती है। संस्कृत में फल्गु नदी के इसी गुण के लिए एक शब्द है, अंतःसलिला, मतलब वो नदी जो सतह के नीचे बहती है। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, एक कुदरती करिश्मा, जो इस नदी को भारत की सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक नदियों में से एक बना देता है। और दक्षिण पूर्व बिहार की कहानी को पूरा करती हैं क्योल और अजय नदियां। ये दोनों ही पड़ोसी राज्य झारखंड के पठारों से निकलती हैं, इस इलाके को सींचती हैं और फिर आगे पश्चिम बंगाल की तरफ चली जाती हैं। तो अभी तक हमने नदियों के नेचुरल फ्लो की बात की, लेकिन अब इस कहानी में एंट्री होती है इंसान की। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन नदियों को कंट्रोल करने की जो कोशिशें हो रही हैं, वो इनके भविष्य को कैसे बदल रही है। कोसी की तबाही को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, कोसी मेची लिंक परियोजना। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। इसका मकसद सीधा सा है, कोसी का जो एक्स्ट्रा पानी बाढ़ लाता है उसे महानंदा बेसिन की तरफ मोड़ देना। इससे बाढ़ से भी राहत मिलेगी और सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। और हाँ, अगर इन सभी नदियों की सारी जानकारी एक ही जगह पर चाहिए तो ये टेबल एक परफेक्ट क्विक रिवीजन है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, मतलब उसका उद्गम क्या है और कहाँ जाकर मिलती है, यानी उसका संगम कहाँ है, सब कुछ यहाँ है। ये इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, जिन नदियों ने बिहार का इतिहास लिखा, क्या इंसान के बनाए ये डैम और नहरें उनका भविष्य लिख पाएंगी, या फिर नदियां अपनी मर्जी की मालिक हैं और हमेशा की तरह अपना रास्ता खुद ही बनाएंगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।